जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड परीक्षा की 2026 की शानदार तैयारी के क्रम में हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश का आज मॉडल पेपर 7 देखेंगे। इससे पहले 6 मॉडल पेपर हो चुका है और आपको बता दें सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। हिंदी की क्लास भी आपको मिल रही है, तो अगर आप लोगों ने अब तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए और अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए, मजबूत कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इम्पॉर्टेंट क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और इसके साथ ही क्लास को आप लाइक करके अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए क्या कह रहा है बच्चों? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए और एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए देख लेते हैं। बंसी लाल्स ट्रेन वाज लेट। बंसीलाल की ट्रेन देर से थी। एंड इट रीच्ड बॉम्बे ए लिटिल आफ्टर मिडनाइट। और यह बम्बई में मध्य रात्रि से थोड़ा सा बाद में पहुंची थी। बम्बई में मध्य रात्रि के थोड़ा सा बाद में पहुंची थी। इट वाज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी। इस शहर में उसकी पहली बार आना था। एंड ही डिड नॉट नो। और वह नहीं जानता था वेयर टू गो कि कहाँ जाना है। और वह नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है। ही थॉट। उसने सोचा। ही वुड गो टू कॉल्ट्री। कि वह कॉल्ट्री में जाएगा। वेयर ही वुड नॉट हैव टू पे रेंट। जहाँ उसे किराया नहीं देना होगा, जिसको हम लोग आश्रम कहते हैं या कह सकते हैं कि धर्मशाला। बट ही डिड नॉट नो। लेकिन वह नहीं जानता था हाउ टू फाइंड वन एट दैट आवर। कि उस समय वह एक ऐसे धर्मशाला को कहाँ पाए। ही आस्क्ड ए पोर्टर टू गेट हिम ए चीप रूम। उसने एक कुली से एक सस्ता कमरा दिलाने के लिए कहा। द पोर्टर आस्क्ड हिम फॉर 3 रुपीज़। कुली ने उससे 3 रुपये मांगा। टू टेक हिम टू वन। उसे एक ऐसे कमरे तक ले जाने के लिए। बट बंसीलाल वेव्ड हिम अवे। लेकिन बंसीलाल ने उसे दूर हटा दिया। एंड वॉकड आउट ऑफ द स्टेशन। और स्टेशन के बाहर चला। ही वॉन्डर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स। वह गलियों से घूमता रहा, भटकता रहा। एंड आस्क्ड ए नंबर ऑफ पीपुल। और कई लोगों से पूछा। बट कुड नॉट फाइंड ये रूम चीप इनफ फॉर हिम। लेकिन अपने लिए एक पर्याप्त सस्ता कमरा नहीं पा सका। ही सैट डाउन ऑन ए पार्क बेंच। वह एक पार्क की बेंच पर बैठ गया। टू थिंक। सोचने के लिए आप व्हाट ही शुड डू नेक्स्ट। कि उसे इसके बाद क्या करना चाहिए। ही वॉज वेरी टायर्ड। वह बहुत थका हुआ था। एंड फेल ए स्लीप ऑन द बेंच। और वह बेंच पर ही सो गया। ही वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग। वह अगली सुबह जागा। स्टफ इन एवरी लिम्ब। मतलब प्रत्येक अंगों में उसके अकड़न थी, अर्थात थकान थी। बट ही स्माइल। लेकिन वह मुस्कुराया। व्हेन ही रियलाइज। जब उसे ज्ञात हुआ दैट इट वाज द चीपेस्ट नाइट्स लॉजिंग। कि उसका सबसे सस्ती रात थी। दैट ही हैड एवर हैड। जैसा कि उसके पास पहले कभी हुआ हो। अब यहाँ पर पूछते हैं, प्रश्न है कि बंसीलाल कुड नॉट गेट एनी एकोमोडेशन फॉर द नाइट एज। बंसीलाल ने रात में ठहरने के लिए कोई भी स्थान नहीं पाया, क्योंकि ऑल द होटल्स इन द सिटी वेयर क्लोज्ड। होटल के मतलब शहर के सभी होटल बंद हो गए थे। या ऑल द होटल रूम्स वेयर बुक्ड। होटल के सभी कमरे बुक थे। या फिर द होटल्स वेयर टू एक्सपेंसिव फॉर हिम टू अफोर्ड। उसके लिए होटल में ठहरना बहुत खर्चीला था। या फिर ही वांटेड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन। वह रात खुले में बिताना चाहता था।
तो बच्चों जो होटल के कमरे थे उसके प्रदान करने के लिए बहुत अधिक महंगे थे, इसलिए यहाँ पर आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट डज द वर्ड काउल्ट्री मीन इन द पैसेज। इस पैसेज में काउल्ट्री मतलब जहाँ पर धर्मशाला जिसको कहते हैं वो उसका क्या अर्थ है। एन एक्सपेंसिव होटल मतलब एक महंगा होटल, या फिर ए हाईवे होटल एक हाईवे का होटल, या फिर ए रोड साइड एंड ईटरी मतलब एक जो सड़क के किनारे भोजनालय होता है, या फिर ए फ्री रेस्टिंग प्लेस मतलब एक बिना किसी कीमत के आराम करने का स्थान। तो बच्चों धर्मशाला ऐसे स्थान को कहते हैं जहाँ कोई भी जा कर के ठहर जाए, पैसा ना देना पड़े। तो इसलिए आपका डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि द पोर्टर रिफ्यूज्ड टू हेल्प बंसीलाल। कुली ने बंसीलाल की मदद करने से मना कर दिया। बिकॉज क्योंकि ही वॉज र्यूड टू द पोर्टर, वो उस कुली के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था, या फिर ही हैड नो प्रीवियस एक्वेंटेंस विद द पोर्टर, कुली के साथ उसकी कोई पुरानी पहचान नहीं थी इसलिए, या फिर ही स्पोक ए लैंग्वेज व्हिच द पोर्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह एक ऐसी भाषा बोला जिसे वह कुली नहीं समझ सका, या फिर ही रिफ्यूज्ड टू पे द पोर्टर एनी टिप, उसने कुली को कोई भी टिप देने से मना कर दिया था। तो बिल्कुल यही सही है, कुली ने उससे 3 रुपये मांगा था और उसने क्या किया था, मना कर दिया था। तो इसलिए आपका डी वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 to 8 के लिए एक इंस्ट्रक्शन कह रहा है बच्चों, और इंस्ट्रक्शन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। द बॉयज बिफोर डॉट डॉट है, फिर बिफोर है, ही इंटर्ड द क्लास। अब क्या होगा इसमें, क्या इसमें गोज होगा, या फिर वेंट होगा, या हैड गॉन होगा, या विल बी गोइंग होगा। तो देखिए ही इंटर्ड द क्लास पास्ट इंडेफिनिट में है, बिफोर लगा हुआ है, तो जब बिफोर या आफ्टर लगे तो एक पास्ट इंडेफिनिट में होता है, दूसरा पास्ट परफेक्ट में होता है। तो ये वाला आपका पास्ट परफेक्ट में जाएगा, मतलब हैड गॉन लगेगा। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 5 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, मतलब नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन करो। क्या कह रहा है, यू आर प्राउड डॉट डॉट योर सन, तुम्हें गर्व है, किस पर, टू लगेगा, या विथ लगेगा, या फ्रॉम लगेगा, या ऑफ लगेगा। तो बच्चों प्राउड के बाद में प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है, इसलिए आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी, उसने काफ़ी रुपए खर्च किए। आइडेंटिफाई द वर्ड मनी, मनी शब्द जो है यानी रुपया धन शब्द है, ये क्या है, नाउन है, या फिर प्रोनाउन है, या एडजेक्टिव है, या वर्ब है। तो बच्चों मनी शब्द क्या है, नाउन है, इसलिए आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा स्पेलिंग गलत है। मिसचीफ है, या बिलीव है, या डिसीव है, या अचीव है। देखिए सभी जगह आई ई और आई ई है। मैंने बताया था कि जब शब्द में आई और ई आते हैं तो ये आपका क्रमशः ऐसे ही रहता है, लेकिन अगर कहीं सी के बाद में आ रहे हैं तो पहले ई उसके बाद आई होता है, यानी डिसीव की स्पेलिंग गलत है और यही आपका सही ऑप्शन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर, मतलब नीचे दिए गए शब्द समूहों को व्यवस्थित कीजिए, पुनः व्यवस्थित कीजिए टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए। क्या है बच्चों, लास्ट है, नॉट है, रैनिंग है, इट है, बीन है, नाइट है, हैज है, सिंस है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में इट ले सकते हैं, इट यहाँ पर देखिए एक यहाँ है एक यहाँ है। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज़ और बीन दोनों है, तो पहले हैज़ लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, तब बीन लिखेंगे। नॉट भी तो है, तो क्या बना,
इट हैज़ नॉट बीन रैनिंग सिंस लास्ट नाइट, मतलब डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 10 के लिए एक निर्देश है और निर्देश क्या है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन करो। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह समाप्त कर चुका। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया। टू बाई ए स्टाम्प, एक टिकट खरीदने, जब वह समाप्त कर चुका तो वह एक टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया। व्हिच ही लिक्ड, जिसे उसने चाट लिया। एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप, और फिर इसे लिफाफे पर चिपका दिया। विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुक्के के एक प्रहार से। फिर इसने उसे अपने मुक्के के एक प्रहार से चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वह क्षण जब पत्र पेटी में गिरा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, डाक बाबू इसे खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें लिखा था गॉड, भगवान। आप द मनी, वे रुपए। दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे मांगे थे। ओनली 70 पेजेज रीच्ड मी, केवल मेरे पास 70 पेजेज पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचे हुए रुपए भी भेजना। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 है द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वह क्षण जब पत्र पेटी में गिरा। हु वेंट टू ओपन इट, तो इसे खोलने के लिए कौन गया था? द पोस्टमैन, यानी डाकिया गया था, या फिर द पोस्ट मास्टर, डाक बाबू गया था, या फिर द क्लर्क, मतलब क्लर्क गया था, या नन ऑफ दीज, इनमें से नन ऑफ द अबव, कोई नहीं गया था। तो बच्चों डाक बाबू स्वयं उठ करके उस पत्र पेटी से पत्र को निकालने के लिए गया था। बी वाला विकल्प आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो ने कितने रुपए पाए थे? 40 पेजेस, या फिर 50 पेजेस, या 70 पेजेस, या फिर 80 पेजेस। तो लेंचो ने पाए थे 70 पेजेस और बचे हुए रुपयों की उसे आवश्यकता थी। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 टू 13 के लिए कह रहा है बच्चों कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है? व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, लेंचो ने डाक विभाग के कर्मचारियों के बारे में क्या सोचा था? बंच ऑफ क्रोक्स, या र्यूड, या फिर अनहेल्पफुल, या प्राउड। तो लेंचो ने उन्हें बंच ऑफ क्रुक्स सोचा था कि उन्होंने उसके पैसे को निकाल लिया है, इसलिए ए वाला विकल्प आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बच्चों अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, एक राष्ट्र की सबसे महान संपत्ति क्या होती है? मिनरल्स होते हैं, या फिर जेम्स होते हैं, या फिर डायमंड्स होते हैं, या फिर पीपुल होते हैं। कौन होता है बच्चों? क्या होता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण? तो सबसे ज़्यादा जो होते हैं इसके पीपुल होते हैं, लोग होते हैं, यानी डी वाला विकल्प सही उत्तर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट का लेखक कौन है? लियाम फ्लेहर्टी, या फिर फ्रेडरिक फॉर्सिथ, या रोल ढोल, या फिर पाउलो चेलो। तो बच्चों लियाम फ्लेहर्टी इसके राइटर हैं, किसके? हिज फर्स्ट फ्लाइट के। ए वाला विकल्प आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 के लिए निर्देश है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, नीचे दिए गए अंश को पढ़ो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन करो। क्या है? हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे दिल को दिया है ए चेंज ऑफ मूड, भावों का एक परिवर्तन, मेरे दिल को भावों का एक परिवर्तन दिया है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और एक दिन के कुछ हिस्सों को बचा लिया है। आई हैड र्यूड, जो मेरे पास अच्छा नहीं था। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, कवि के ऊपर बर्फ के टुकड़ों का गिरने का प्रभाव क्या था? चेंज्ड हिज मूड, उसका भाव दिमाग बदल गया, या चेंज्ड हिज लक, उसका
भाग्य बदल गया, या फिर चेंज्ड हिज जॉब, उसकी नौकरी बदल गई, या चेंज्ड हिज कलर, उसका रंग बदल गया। क्या बदला था बच्चों? तो इसमें क्या हुआ था, उनके भाव परिवर्तित हो गए थे, चेंज्ड हिज मूड, यानी ए वाला विकल्प आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट। कवि के लिए क्या बचा था? क्रो, या फिर ट्री, या स्नो, या सम पार्ट ऑफ ए डे, मतलब एक दिन का कुछ हिस्सा। तो भैया कवि के लिए दिन का कुछ हिस्सा बचा था, जो वह दुखी भाव में था वो उसका बच गया था। तो डी वाला विकल्प आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 के लिए फिर से निर्देश है। और क्या निर्देश है 16 टू 20 के लिए? चूज द करेक्ट क्वेश्चंस। सही प्रश्नों का यहाँ ऑप्शन होना चाहिए, सही विकल्प का चयन कीजिए नीचे के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मिसेज पंफ्रे वाज ये, श्रीमती पंफ्रे थी, तो क्या थी श्रीमती पंफ्रे? पुअर लेडी यानी गरीब महिला, या सेल्फिश लेडी अर्थात स्वार्थी महिला, या फिर रिच लेडी यानी अमीर महिला, या जेंटल लेडी यानी साधारण महिला। तो बच्चों मिसेज पंफ्रे एक रिच लेडी थी, एक अमीर महिला थी। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हु वाज थीफ इन द स्टोरी। कहानी में चोर कौन था? क्या कह रहा है कि कहानी में चोर कौन था? हरि सिंह थे, या अनिल थे, या मंगल पांडे, या फिर सुरेश। तो बच्चों कहानी में चोर कौन था? तो हरि सिंह था। एक 15 वर्षीय लड़का था जिसने अपना नाम हरि सिंह बताया था, वही चोर था। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हु वाज द मिडनाइट विजिटर ऑफ द स्टोरी। द मिडनाइट विजिटर, मतलब मिडनाइट विजिटर कहानी का मध्यरात्रि का आगंतुक कौन था? आसिबल थे, या फिर फाउलर था, या मैक्स था, या रॉबर्ट था। तो कौन था बच्चों? तो उसमें मैक्स था, जो आधी रात के समय आया हुआ था उनसे कुछ आवश्यक दस्तावेज लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 19 कह रहा है वेयर वाज एवराइट बॉर्न इन। एवराइट कहाँ पैदा हुए थे? लिवरपूल में, या लंदन में, या रीडिंग में, या फिर ऑक्सफोर्ड में। तो बच्चों जो ये कहाँ हुए थे? रीडिंग में इनका जन्म हुआ था। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है माटिल्डा ऑलवेज रिमेंड। माटिल्डा हमेशा रहती थी, कैसी रहती थी? अनहैप्पी मतलब नाखुश, या फिर हैप्पी यानी खुश, या फिर डिलाइटेड यानी प्रसन्न, या कॉन्टेंटेड मतलब संतुष्ट। तो बच्चों माटिल्डा हमेशा अनहैप्पी रहती थी अर्थात नाखुश रहती थी। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने शॉर्ट आंसर मतलब जो एमसीक्यू थे 20 वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अब यहाँ से शुरू होता है पार्ट बी। पार्ट बी क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए देख लेते हैं भैया। इट इज़ आवर ड्यूटी टू ओबे आवर पेरेंट्स, मतलब अपने माता पिता का आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है। इट मीन्स इसका मतलब है दैट वी शुड डू ऑलवेज, कि हमें सदैव वही करना चाहिए व्हाट दे टेल अस टू डू, जो वह हमें करने के लिए बताते हैं। ऑल दैट वी हैव इज़ गिवन टू अस बाई आवर पेरेंट्स, ये जो कुछ भी हमारे पास है वो हमें हमारे माता पिता के द्वारा ही दिया गया है। दे टेंड अस व्हेन वी आर टू यंग, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया जब हम बहुत छोटे थे। टू डू एनीथिंग फॉर आवर सेल्फ, हमारे लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते थे। दे कीप ये वॉच ओवर अस इन टाइम ऑफ सिकनेस, उन्होंने बीमारी के समय हमारी पूरी देखभाल की। प्रोवाइड फॉर आवर अम्यूज़मेंट्स, हमारी प्रसन्नताओं के लिए खुशियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें प्रदान की। टीच अस रिलीजन, हमें धर्म सिखाया। एंड गार्ड अस फ्रॉम इविल इन्फ्लुएंसेस, और बुरे प्रभावों से हमें हमारी सुरक्षा की या हमें बचाया। ओबीडियंस इज़ वेरी सिंपल वे ऑफ शोइंग ग्रेटिट्यूड फॉर दीज बेनिफिट्स, आज्ञा पालन उनके इन लाभों का
एक आभार प्रकट करने का सबसे साधारण तरीका है। इट इज़ द वे, ये वह तरीका है दैट इज़ वेल विद इन द रीच ऑफ द यंग इन्फेंट। ये वो तरीका है जिससे एक अच्छी तरीके से एक शिशु में पहुंचा जा सकता, एज वेल एज द फुल ग्रोन सन, और साथ ही साथ बड़े बच्चों को भी सिखाया जा सकता है। अब ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाई शुड वी ओबे आवर पेरेंट्स, हमें हमारे माता पिता का कहना क्यों मानना चाहिए। तो क्या है भैया, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए एज ए वे टू शो ग्रेटिट्यूड फॉर द बेनिफिट्स, उनसे जो हमें लाभ मिले हैं उसका आभार प्रकट करने के लिए हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। केयर, जो उन्होंने हमें ध्यान दिया है, एंड सेक्रीफाइसेस दे हैव प्रोवाइडेड फॉर अस, और हमें कुछ भी प्रदान करने के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया है उसके लिए हमें उनका कहना मानना चाहिए। बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट डू आवर पेरेंट्स डू फॉर अस, हमारे माता पिता हमारे लिए क्या करते हैं। आवर पेरेंट्स टेंड टू अस, हमारे माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं। व्हेन वी आर यंग, जब हम बहुत छोटे होते हैं। वॉच ओवर अस, हमारा देखभाल करते हैं ड्यूरिंग सिकनेस, बीमारी के दौरान। प्रोवाइड फॉर आवर अम्यूज़मेंट्स, हमारे प्रसन्नता के लिए हमें प्रदान करते हैं। टीच अस रिलीजन, हमें धर्म सिखाते हैं। एंड गार्ड अस फ्रॉम इविल इन्फ्लुएंसेस, और बुरे प्रभावों से हमारी सुरक्षा करते हैं। दे गिव अस एवरीथिंग वी हैव, वह प्रत्येक चीज़ें देते हैं जो हमारे पास है। इसमें सी नंबर कह रहा है व्हाट इज़ द वे ऑफ शोइंग आवर ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल दीज बेनिफिट्स, इन सभी लाभों के लिए उनके प्रति हम अपना आभार प्रकट करने के लिए कौन सा तरीका है। ओबीडियंस इज ए सिंपल वे टू शो ग्रेटिट्यूड, मतलब आज्ञा पालन आभार प्रकट करने का एक सबसे साधारण तरीका है। फॉर द बेनिफिट्स एंड केयर प्रोवाइडेड बाय आवर पेरेंट्स, उन लाभों और देखभाल के लिए जो हमारे माता पिता ने किया है। इसके बाद में डी नंबर क्या कह रहा है बच्चों, डी नंबर कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स प्लीजर, पैसेज में कौन से शब्द का अर्थ आनंद है। तो एम्यूजमेंट्स एक शब्द है। द वर्ड एम्यूजमेंट इन द पैसेज मीन्स प्लीजर, पैसेज में एम्यूजमेंट शब्द का अर्थ प्लीजर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, अपने मित्र को अपने भाई की शादी में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखिए। तो देखिए पत्र इधर से लिखा जाता है क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है। 225 पूरब गली धानीपुर गोंडा, डेट 14/10/2025। ध्यान रखना ये आप यहाँ पर जो लिख रहे हैं ये अपना एड्रेस होगा। अब इसके बाद इधर से लिखेंगे डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र। होप, आशा करते हैं, दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, कि ये पत्र आपको बहुत अच्छे से प्राप्त हो गया है। आई एम एक्साइटेड टू शेयर सम वंडरफुल न्यूज़ विथ यू, मैं आपके साथ कुछ अद्भुत, कुछ आश्चर्य पूर्वक समाचार बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। माई ब्रदर्स मैरिज इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, मेरे भाई की शादी बस होने ही वाली है। एंड आई वुड लव फॉर यू टू बी देयर टू सेलिब्रेट दिस स्पेशल ओकेशन विथ अस, और मुझे बहुत प्रिय लगेगा कि आप इस प्यारे अवसर को मनाने के लिए, समारोह को मनाने के लिए, विशेष समारोह को मनाने के लिए हमारे साथ हों। फिर क्या कह रहे हैं, द वेडिंग इज़ प्लस शादी शेड्यूल्ड फॉर 10 नवंबर 2025 एट धानीपुर, मतलब शादी की तिथि 10 नवंबर 2025 को धानीपुर में है, व्यवस्थित की गई है। वी विल हैव ए ट्रेडिशनल सेरेमनी, हमारे पास एक पारंपरिक समारोह होगा। फॉलोड बाई ए ग्रांड रिसेप्शन, जिसके साथ साथ एक विस्तृत रिसेप्शन पार्टी भी होगी। इट विल बी ए फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी, यह एक बहुत आकर्षक अवसर होगा। टू कैच अप एंड शेयर दिस जॉयस मोमेंट विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, मतलब इस आनंदपूर्ण क्षण को अपने मित्र
और अपने परिवार के साथ बिताने के लिए ये मेरे लिए एक अद्भुत समय होगा। आई वुड बी ऑनर्ड, मुझे बहुत खुशी होगी, इफ़ यू कुड जॉइन अस टू मेक दिस डे इवन मोर मेमोरेबल, कि यदि आप मेरे साथ इस दिन को और अधिक यादगार बनाने के लिए जुड़ जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू दियर, आपको वहाँ मिलने की आशा रखता हूँ। बेस्ट रिगार्ड्स, मतलब शुभकामनाओं के साथ आपका XXX, मतलब नाम नहीं लिखना है, अथवा क्या करना है बच्चों, चाहे आप उसे लिखें चाहे आप इसे लिखें, दोनों में से कोई एक। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम या हर टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर ए वीक एज यू आर इल, मतलब आप अपने बीमारी के लिए उनसे निवेदन करते हुए 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। चलिए लिख देते हैं आंसर में। टू द प्रिंसिपल SASBSIC गोंडा उत्तर प्रदेश, मतलब शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज, आप लोग नाम सुने होंगे, ये उसी का है। उसके बाद में यहाँ से रिस्पेक्टेड सर, मतलब श्रीमान जी, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट, मैं निवेदन करने के लिए लिख रहा हूँ, ए लीव ऑफ एब्सेंस फॉर ए वीक, मतलब 1 सप्ताह की अनुपस्थिति का, छुट्टी का प्रार्थना पत्र मांगते हुए लिख रहा हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम 14/10/2025, जो 14/10/2025 से शुरू हो रहा है, ड्यू टू हेल्थ रीजन, स्वास्थ्य कारणों के कारण। आई एम करेंटली अनवेल, मैं वर्तमान में ठीक नहीं हूँ। एंड नीड सम टाइम टू रिकवर, और मुझे सुधार होने में या ठीक होने में कुछ समय की आवश्यकता है। आई विल मेक श्योर टू कैच अप ऑन एनी मिस्ड वर्क, मैं किसी भी छूटे हुए कार्य को पूरा करने का भरोसा दिलाऊंगा। एंड असाइनमेंट्स, और जो भी कार्य है, एज सून एज आई रिटर्न, ज्यों ही मैं लौटूंगा। आई वुड बी ग्रेटफुल, मैं आभारी रहूँगा, इफ़ यू कुड ग्रांट मी दिस लीव, यदि आप मुझे ये छुट्टी प्रदान कर सकें। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई रिक्वेस्ट, मेरे निवेदन को विचार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योर्स ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य XXX क्लास 10th, नाम नहीं लिखना है, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है, राइट ये रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल, आप अपने स्कूल में एनुअल फंक्शन के समारोह के लिए एक रिपोर्ट लिखिए इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में। हिंट्स क्या है, व्हेन इट वाज सेलिब्रेट, ये कब मनाया गया था। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मतलब खेल। प्रिपरेशन, यानी इसकी तैयारियां कैसी थीं। कल्चरल प्रोग्राम, मतलब जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। अराइवल ऑफ चीफ गेस्ट, मतलब मुख्य अतिथि का पहुंचना। रीडिंग ऑफ एनुअल रिपोर्ट एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें जो एनुअल रिपोर्ट यानी वार्षिक सूचना थी और उसके साथ साथ जो पुरस्कार वितरण हुआ। स्पीच बाय द चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के द्वारा भाषण। एंड थैंक्स गिविंग स्पीच बाय द प्रिंसिपल, और प्रधानाचार्य जी के द्वारा दिया गया धन्यवाद भाषण। कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष। देखते हैं आंसर में। द एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल वाज सेलिब्रेटेड ऑन March 15, 15 मार्च को हमारे स्कूल में वार्षिक महोत्सव मनाया गया विद ग्रेट एंथुसियाज्म, मतलब बहुत अधिक आकर्षण के साथ, उत्साह के साथ। प्रिपरेशंस बिगेन्स वीक इन एडवांस, उसकी तैयारियां 1 सप्ताह पहले से ही शुरू हो गई। विद स्टूडेंट्स रिहर्सिंग फॉर द कल्चरल प्रोग्राम, जिसमें जो छात्र थे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अभ्यास कर रहे थे। एंड पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और खेल कूद में प्रतियोगिता ले रहे थे। उन लोगों ने क्या किया, 1 सप्ताह पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी। द इवेंट कमेंस्ड विद ए कलरफुल मार्च पास्ट, ये घटना एक रंगीन मार्च पास्ट के साथ में शुरू हुई। फॉलोड बाई ए कैप्टिवेटिंग कल्चरल शो, जिसमें एक सांस्कृतिक प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ। फीचरिंग डांस, जिसमें नृत्य था, म्यूजिक संगीत था। एंड ड्रामा परफॉर्मेंसेस, और नाटक के प्रस्तुतिकरण भी थे। द चीफ गेस्ट
ए रिनोन्ड एजुकेशनिस्ट मतलब मुख्य अतिथि एक प्रसिद्ध शिक्षाविद एराइव्ड पहुँचे एंड रीड द एनुअल रिपोर्ट और इस वार्षिक महोत्सव के बारे में हमें पढ़कर सुनाया। डिस्ट्रीब्यूटिंग प्राइज पुरस्कार बांटे टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो उसके गुणवान या गुणी छात्र थे उनको दिया। इन हिज स्पीच अपने भाषण में ही एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन उन्होंने जो पवित्र शिक्षा है उसके महत्व के बारे में दृढ़ता दिया या कह सकते हैं सुझाव दिया। द प्रिंसिपल डिलीवर्ड ए वोट ऑफ थैंक्स प्रधानाचार्य ने उन्हें धन्यवाद भाषण दिया। एंड द फंक्शन कंक्लूडेड ऑन ए हाई नोट और ये जो फंक्शन था समारोह था यह एक उच्च स्तर के लय पर निष्कर्षित पर पहुंचा समाप्त हुआ। लीविंग एवरीवन इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड प्रत्येक को प्रेरित और उत्सुक छोड़ते हुए। अब देखते हैं बच्चों अथवा में राइट द एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ए स्कूल। एक मतलब स्कूल लाइब्रेरी मतलब स्कूल के पुस्तकालय के महत्व के बारे में एक लेख लिखिए इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स 80 से 100 शब्दों में ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बेलो नीचे जो निर्देश दिए गए हैं उसके आधार पर आपको लिखना है। कौन कौन से संकेत हैं? इंट्रोडक्शन है, बिल्डिंग एंड अरेंजमेंट फॉर कीपिंग बुक्स मतलब किताबों को रखने और उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं, बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स यूजफुल फॉर स्टडीज़ और कंक्लूजन। इतने हिंट दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं। ए स्कूल लाइब्रेरी इज ए विटल पार्ट ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब एक स्कूल का पुस्तकालय किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इट इज़ ए ट्रेजर ट्रोव ऑफ नॉलेज ये ज्ञान के भंडार का एक संग्रह होता है। हाउसिंग ए वास्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स जिसमें किताबों पर विविध विषयों का एक विशाल संग्रह होता है। केयरफुली अरेंज्ड फॉर इजी एक्सेस और आसानी से प्राप्त करने के लिए इनका बहुत ध्यानपूर्वक व्यवस्था होता है। द लाइब्रेरी प्रोवाइड्स ए क्वाइट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पुस्तकालय एक शांत और उत्पादनशील वातावरण प्रदान करता है फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी एंड लर्न छात्रों को अध्ययन करने के लिए और सीखने के लिए। बुक्स ऑन डाइवर्स सब्जेक्ट्स विविध विषयों पर किताबें कैटर टू डिफरेंट इंटरेस्ट्स एंड नीड्स अलग अलग रुचियों और आवश्यकताओं को वर्गीकृत करती हैं। सपोर्टिंग एकेडमिक परस्यूट मतलब जो संस्थागत अनुसरण है रुचि है एंड ब्रोडेनिंग हॉरिजन्स और विविध क्षेत्रों में जो रुचियां हैं उनको विस्तृत करती हैं। ए वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी इज इंडिस्पेंसिबल फॉर स्टडीज एक अच्छे से संग्रहित की हुई पुस्तकालय अध्ययन का एक अभिन्न अंग है। फोस्टरिंग ए लव फॉर रीडिंग एंड लर्निंग जो अध्ययन और सीखने के बारे में प्रेम को इकट्ठा करता है। इट प्लेज ए पिवोटल रोल इन शेपिंग यंग माइंड्स ये युवा विचारों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, अहम भूमिका अदा करता है। मेकिंग इट एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ये स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब स्कूल की संरचना में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में ये होता है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, यहाँ से शुरुआत हो रहा है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच मतलब नीचे दिए गए वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलो। ही सेड टू मी उसने मुझसे कहा। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो मैं कल स्कूल जाऊंगा। क्या कह रहा है? ही टोल्ड मी उसने मुझे बताया दैट ही वुड गो टू स्कूल द फॉलोइंग डे। देखिए आई की चेंजिंग सब्जेक्ट से होगा तो ही हो जाएगा। शैल आई के साथ था, ही के साथ विल होगा, वुड हो जाएगा पास्ट रूप इसका। और फिर टुमारो का द फॉलोइंग डे तो क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू द स्कूल द फॉलोइंग डे। फिर इसके बाद में बी नंबर कह रहा है बच्चों
चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, नीचे दिए गए वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलो। सी इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाना होता है तो ए लेटर पहले आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग लग जाएगा और राइटिंग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा, बाई लगा करके सब्जेक्ट यानी हर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएट द फॉलोइंग में क्या कह रहा है, द टीचर सेड टू मी हैव यू डन योर वर्क। अब देखो सेंटेंस का पहला अक्षर है इसलिए द कैपिटल में हो जाएगा। टीचर सेड टू मी के बाद कामा लगेगा, इन्वर्टेड कामा, हैव का फर्स्ट लेटर कैपिटल, फिर यू डन योर वर्क और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा करके इन्वर्टेड कामा बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद में कह रहा है बच्चों डी नंबर कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। नीचे दिए गए पैसेज को अंग्रेजी में अनुवाद करो। वर्षा ऋतु बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो वर्षा ऋतु के लिए रैनी सीजन और इज लगा देंगे, बहुत महत्वपूर्ण का वेरी इंपॉर्टेंट, द रैनी सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देश के कुछ भागों में बहुत अधिक वर्षा हो रही है, यानी सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के कुछ भाग, आर रिसीविंग मतलब प्राप्त कर रहे हैं वेरी हैवी रेनफॉल, बहुत अधिक बारिश। मतलब क्या होगा, देश के कुछ भागों में बहुत अधिक वर्षा हो रही है तो इसका हो जाएगा सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर रिसीविंग वेरी हैवी रेनफॉल। कुछ भागों में वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही है, सम पार्ट्स आर रिसीविंग नो रेनफॉल एट ऑल, मतलब बिल्कुल भी नहीं हो रही। ये दोनों समस्याएं देश के लिए अभिशाप हैं। मतलब दीज टू प्रॉब्लम्स आर ये कर्स फॉर द कंट्री, ये दोनों समस्याएं क्या हैं, एक अभिशाप हैं, श्राप हैं। इसके बाद में बच्चों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए अब तक अगर नहीं किए हैं, और क्लास को शेयर भी करते रहिए। 6 नंबर कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। मतलब प्रत्येक प्रश्नों का 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना है। व्हाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो क्रोधित क्यों हुआ, व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र को प्राप्त किया। जब पत्र को प्राप्त किया तो लेंचो क्यों क्रोधित हो गया था, तो चलिए देखते हैं बच्चों कि क्यों हो गया था। लेंचो वाज एंग्री, लेंचो क्रोधित हो गया, व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र को प्राप्त किया था। बिकॉज क्योंकि इट डिड नॉट कंटेन द फुल अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि इसमें उसके पूरे धनराशि की सम्मिलित नहीं था। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था, गॉड हैड सेंट द मनी, कि भगवान ने उसे रुपए पूरा भेजा था। उसका तो यही विश्वास था ना कि भगवान ने उसे पूरे रुपए भेजे थे। बट ही थॉट, लेकिन वो सोचता था, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, कि डाक विभाग के कर्मचारी, हैड टेकन सम ऑफ इट, इसमें से कुछ ले लिए थे। लीडिंग टू हिज एंगर, जो उसके क्रोध को बढ़ा रहा था, एंड डिसअपॉइंटमेंट, और उसकी निराशा को बढ़ा दिया था। अथवा क्या कह रहा है बच्चों, अथवा कह रहा है व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, मतलब नेल्सन मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम मीन्स लिविंग विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब सच्ची स्वतंत्रता का मतलब स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ रहना है। फ्री फ्रॉम ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब शोषण और भेदभाव से स्वतंत्र होकर के जीवन यापन करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। बी नंबर कह रहा है व्हाट रिस्क डिड द राइटर टेक व्हाइल फ्लाइंग एंड व्हाई, जब लेखक अपनी जहाज को उड़ा रहा था तो उसने कौन सा खतरा लिया था और क्यों लिया था, मतलब कौन सा खतरा लिया था और क्यों खतरा लिया था। तो द राइटर टुक ए रिस्क, लेखक ने एक खतरा लिया, व्हाइल फ्लाइंग बाई अटेम्प्टिंग टू फ्लाई थ्रू ए स्टॉर्म, मतलब उड़ते समय उसने तूफान से होकर उड़ने का खतरा लिया था। इन ऑर्डर टू रीच हर डेस्टिनेशन इंग्लैंड, अपने लक्ष्य इंग्लैंड पर पहुंचने के लिए उसने यह खतरा लिया था। अब फिर इसके बाद में अथवा क्या कह रहा है बच्चों, अथवा कह रहा है व्हाई डज एनी थिंक, एनी क्यों सोचती है, दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपुल, कि कागज़ के पास लोगों की अपेक्षा अधिक धैर्य होता है। ऐसा एनी क्यों सोचती है, तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। एनी फ्रैंक थिंक्स, एनी फ्रैंक सोचती है,
पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपुल, कि कागज़ के पास लोगों से अधिक धैर्य है। यानी फ्रैंक क्या सोचती है कि कागज़ के पास लोगों से अधिक धैर्य है। बिकॉज, क्योंकि सी कैन कॉन्फाइड इन हर डायरी, क्योंकि वह अपनी डायरी के साथ घुल मिल सकती है। विदाउट फेयर ऑफ जजमेंट इंटरप्शन, मतलब बिना निर्णय और भय के, यानी बाधा के भय के वह जुड़ सकती है। सी कैन एक्सप्रेस हर सेल्फ फ्रीली, वह अपने आप को स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकती है। राइटिंग डाउन हर थॉट्स, अपने विचारों को, फीलिंग्स, भावनाओं को, एंड इमोशंस, और भावों को, मतलब विचार, एहसास और भावनाओं को लिखते हुए वह उससे घुल मिल सकती है। विदाउट बीइंग इंटरप्टेड आर साइलेंस्ड, मतलब बिना बाधित किए हुए या बिना चुप कराए गए। फिर क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। किसी भी एक प्रश्न का लगभग 60 शब्दों में उत्तर दीजिए। और पहला प्रश्न इसमें क्या है? व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द मॉर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड। बुद्ध ने इस संसार में नश्वरों के बारे में, मतलब जो मरणशील हैं, उनके बारे में क्या कहा है? तो बुद्धा डिस्क्राइब्ड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स एज ट्रबल्ड, ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। बुद्ध ने वर्णन किया द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, मतलब नश्वरों के जीवन को, एज ट्रबल्ड मतलब परेशानीपूर्ण, ब्रीफ माने संक्षिप्त, एंड कंबाइंड विथ पेन और दर्द से जुड़ा हुआ उसे बताया है। ही एम्फसाइज्ड, वो बताते हैं, दैट डेथ इज इनविटेबल, कि मृत्यु अभिन्न अंग है, एंड अनएवाइटेबल, और इसे बचा नहीं जा सकता है। कंपेयरिंग मॉर्टल्स टू राइप फ्रूट्स, मतलब नश्वरों को एक पके हुए फल की तरह तुलना करते हुए, ऑलवेज इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जो सदैव गिरने के खतरे में रहता है। जस्ट एज एर्थन विजल्स मेड बाई ए पॉटर, ठीक वैसे ही जैसे एक मिट्टी का बर्तन एक कुम्हार के द्वारा बनाया जाता है, इवेंचुअली वीक ब्रेक, और दुर्भाग्यवश टूट जाता है। मॉर्टल लाइफ इज ट्रांसिएंट, मतलब नश्वरों का जीवन अस्थायी है, एंड एंड्स इन डेथ, और मृत्यु में समाप्त हो जाता है। बुद्धा टॉट, बुद्ध ने सिखाया, दैट ग्रीविंग एंड लैमेंटिंग आर फ्यूटिल, कि दुख करना और विलाप करना ये व्यर्थ है। इंस्टीड, इसके बजाय, वन शुड एक्सेप्ट द ट्रूथ, किसी को भी सत्य को स्वीकार करना चाहिए, अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में, एंड डेथ, और मृत्यु के बारे में, टू फाइंड पीस ऑफ माइंड, मतलब दिमाग की शांति के लिए, पाने के लिए, एंड और बिकम फ्री फ्रॉम सारो, दुख से स्वतंत्र होने के लिए हर किसी को ऐसा करना चाहिए। बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों? व्हाट वेयर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के द्वारा कौन कौन सी मुश्किलों का सामना किया गया था इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपुल, अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के क्रम में उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा था। चलिए देखते हैं भैया। नेल्सन मंडेला फेस्ड न्यूमरस चैलेंजेस, नेल्सन मंडेला ने अनगिनत चुनौतियां सामना किया, इन हिज फाइट टू फॉर फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता के अपने संघर्ष में, एंड इनइक्वलिटी, और असमानता में, इन साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका में। सम ऑफ द की डिफिकल्टीज इंक्लूड, इसमें से कुछ मुख्य समस्याएं हैं, जैसे कौन कौन सी हैं? एपार्थीड सिस्टम, मतलब कि रंग भेद की नीति, इम्प्रीजनमेंट, जेल जाना, गवर्नमेंट रिप्रेशन, मतलब सरकार का दबाव, इंटरनेशनल आइसोलेशन, अंतर्राष्ट्रीय रूप से अलगाव, इंटरनल डिविजन्स, मतलब आंतरिक द्वंद्व, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सामाजिक और आर्थिक असमानता, वायलेंस एंड रिप्रेशन, मतलब अहिंसा, मतलब हिंसा और शोषण, कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन एंड पर्सनल सेक्रीफाइसेस, मतलब मिश्रित, वंचित या अलगाव और व्यक्तिगत बलिदान। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, इन चुनौतियों के अतिरिक्त बावजूद भी, मंडेलाज प्रिजर्वेरेंस लीडरशिप, मतलब मंडेला की संरक्षणकारी नेतृत्व, एंड विजन फॉर ए डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, और एक लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का स्वप्न,
अल्टीमेटली लेड टू डिसमेंटलिंग ऑफ एपार्थीड, मतलब एपार्थीड को, रंग भेद की नीति को समाप्त करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ये मल्टी रेशियल डेमोक्रेसी, और विविध धर्मों और जातियों के लोकतंत्र को इसने बहुत प्रमुख रूप से बनाया। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न को यानी क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों कि व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो कविता से आप क्या सीखते हैं। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखी गई कविता डस्ट ऑफ स्नो टीच अस, हमें सिखाता है दैट इवन स्मॉल सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स, कि मतलब जो बहुत छोटी सी और एकदम महत्वहीन दिखने वाली घटनाएं भी हैं, कैन हैव ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ्स, उनका भी हमारे जीवन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। एंड चेंज अवर पर्सपेक्टिव, और हमारे भावों को वो बदल सकती हैं। द पोएम शोज, कविता दिखाता है हाउ ये क्रो सैकिंग स्नो ऑफ ए हेमलॉक ट्री, कि किस प्रकार से एक कौवा एक धतूरे के पेड़ से बर्फ के टुकड़ों को गिरा करके ऑन टू द स्पीकर, मतलब लेखक के ऊपर गिरा करके, वक्ता के ऊपर गिरा करके चेंज हिज मूड, उसके भाव को बदल देता है। फ्रॉम सारोफुल टू अपलिफ्ट, मतलब दुखद से विकसित की ओर, विकास की ओर उसको कैसे परिवर्तित कर देता है। अथवा क्या कह रहा है बच्चों, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में दिए गए किसी भी कविता के 4 लाइनों को लिखिए। बस शर्त क्या है, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। इस प्रश्न पत्र में दिए गए पंक्तियों को नकल मत करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। नीचे दिए गए कविताओं में से किसी एक कविता का 40 से 50 शब्दों में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। फायर एंड आइस है, द ट्रीज है, या फिर हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स है। तीनों में से हम लोग देखेंगे द ट्रीज का। किसका देखेंगे, द ट्रीज का, जो कि लिखा गया है एड्रीने रिच के द्वारा। द पोएम एक्सप्लोर्स ह्यूमैनिटीज डिसकनेक्शन, ये फ्रॉम द नेचर, मतलब ये कविता मनुष्य का प्रकृति के प्रति जो अलगाव है उसको प्रकट करता है, दिखाता है। ट्रीज सिंबलाइज फ्रीडम एंड विटैलिटी, जो पेड़ हैं वो स्वतंत्रता और महत्व को दर्शाते हैं, आवश्यकता को दर्शाते हैं। स्ट्रगलिंग टू ब्रेक फ्री फ्रॉम कॉन्फाइनमेंट, जो अपने बंधनों से स्वतंत्र होने के लिए, तोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। द पोएम हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकनेक्टिंग, कविता हमें पुनः जुड़ने किसके महत्व को दर्शाती है विद नेचर, प्रकृति से कि हम जुड़े। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नेग्लेक्टिंग आवर रिलेशनशिप विद द नेचुरल वर्ल्ड, और इस प्राकृतिक संसार से हमारे जुड़ने पर जो उदाहरण होगा, परिणाम होगा, उसको दर्शाती है। अर्जिंग रीडर्स टू रिवैल्यूएट दियर प्रायोरिटीज़, मतलब पाठकों से उनकी प्राथमिकताओं को बदलने के लिए हमसे क्या करती है, एक निवेदन करते हैं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। आप किसी भी एक प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में आपको देना है। और आपको बता दें ये आपका सप्लीमेंट्री का शॉर्ट आंसर है। एक बार सभी लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक भी करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी,
ट्रिकी को बचाने का इकलौता मार्ग क्या था, कौन सा तरीका था। द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का इकलौता तरीका वाज टू चेंज हिज लाइफ स्टाइल, उसके जीवन के रहन सहन के तौर तरीकों को बदलना था। डॉक्टर हेरियट ट्रीटेड ट्रिकी, डॉक्टर हेरियट ने ट्रिकी का उपचार किया। विदाउट मेडिसिन, बिना किसी दवा और सर्जरी या फिर ऑपरेशन के उन्होंने ट्रिकी का इलाज कर दिया। फोकसिंग ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट, उसके कठोर भोजन नियमावली पर ध्यान देते हुए, एंड प्लेनिटी ऑफ एक्सरसाइज, और उसके पर्याप्त मात्रा में व्यायाम को ध्यान देते हुए उन्होंने उसका इलाज कर दिया। ट्रिकी वाज गिवन ओनली वाटर फॉर द फर्स्ट 2 days, ट्रिकी को केवल पहले 2 दिनों तक केवल और केवल पानी ही दिया गया। एंड देन दिस डाइट वाज ग्रेजुअली इंक्रीज, और फिर ये भोजन की जो व्यवस्था थी उसको धीरे धीरे बढ़ाया गया पूरी तरीके से। ही वॉज आल्सो इनकरेज टू प्ले एंड एक्सरसाइज विद अदर डॉग्स, उसे दूसरे कुत्तों के साथ खेलने के लिए और व्यायाम करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया एट द सर्जरी, शल्य चिकित्सालय में। व्हिच हेल्प्ड हिम रीगेन हिज एनर्जी एंड हेल्थ, जिसने उसके स्वास्थ्य और उसकी ऊर्जा को पुनः वापस प्राप्त करने में उसकी मदद की। बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों, बी नंबर कह रहा है हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था। व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, उसने क्या खोजा था। तो भैया ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन कौन था, एक शानदार वैज्ञानिक था, बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक था। ही डिस्कवर्ड ए फार्मूला, उसने एक फार्मूला खोज लिया था, दैट मेड ए ह्यूमन बीइंग इनविजिबल, जो एक मनुष्य के शरीर को अदृश्य कर देता था। चेंजिंग द बॉडीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू द एयर टू दैट ऑफ एयर, मतलब उस हवा में उस शरीर को पूरी तरीके से घुलनशील कर देता था, पारदर्शी कर देता था। दिस डिस्कवरी अलाउड हिम टू बिकम इनविजिबल, उसके इस खोज ने उसे अदृश्य होने की अनुमति दे दी, अदृश्य बनने की अनुमति दे दी। बट इट आल्सो लेड टू हिज डाउनफॉल, लेकिन इसने उसका पतन भी आगे बढ़ाया। एज ही स्ट्रगल्ड विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन, जब वह अपने उस कार्यों के परिणामों के लिए संघर्ष कर रहा था तो ये उसको भी दर्शाया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आपको 60 शब्दों में देना है। जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का एक चरित्र चित्रण कीजिए। भोली ओरिजिनली नेम्ड सुलेखा, भोली जिसका वास्तविक नाम सुलेखा है, इज ए कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक करेक्टर, एक मिश्रित और महत्वपूर्ण पात्र है। हु अंडरगोज सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन, जो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजरती है थ्रू आउट द स्टोरी, पूरे कहानी में, जो इस पूरे कहानी में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों से होकर के गुजरती है। इनिशियली प्रारंभ में, सी इज ए टिमिड, वह कायर है, साई मतलब शर्मीली है, एंड वल्नरेबल गर्ल, और हकलाने वाली लड़की है। विद फिजिकल स्केयर्स, मतलब भद्दी लड़की है जिसके शरीर पर शारीरिक दाग हैं। फ्रॉम स्मॉल पॉक्स मतलब छोटी माता के से। एंड ये स्पीच इम्पेडिमेंट, और उसके वाणी में हकलाहट है। मेकिंग हर ये टारगेट ऑफ रेडिकल, जो उसे एक मजाक यानी हंसी का एक पात्र बना देता है, एक लक्ष्य बना देता है। सी इज नेग्लेक्टेड, सी इज नेग्लेक्टेड बाई हर फैमिली, उसके परिवार के द्वारा उसकी उपेक्षा की जाती है, मतलब परिवार उसे उपेक्षित करता है। हु व्यू हर एज ए बर्डन, जो उन्हें एक भार के रूप में उसे देखता है। लीडिंग टू लो सेल्फ स्टीम, जो उसके आत्म भावों को और कम करती है। एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और आत्मविश्वास को भी उसके कम कर देती है। हाउएवर, जैसा कि विद द सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट ऑफ हर टीचर, अपने अध्यापिका के मदद और साहस उत्वर्धन उत्साहवर्धन के साथ भोली गेन्स कॉन्फिडेंस, भोली आत्मविश्वास प्राप्त करती है। एंड बिकम्स एसर्टिव, और सकारात्मक लड़की बन जाती है। सी लर्न्स टू स्पीक क्लियरली, वह स्पष्ट बोलना सीख लेती है।
वैल्यूज एजुकेशन, शिक्षा के महत्व को समझ जाती है, शिक्षा के महत्व को समझती है। एंड डेवलप्स ये स्ट्रांग सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान की एक मजबूत समझ को वह विकसित करती है। हर ट्रांसफॉर्मेशन इज हाईलाइटेड, उसका ये परिवर्तन उस समय प्रकट होता है व्हेन सी रिफ्यूजेज टू मैरी बिशंबरनाथ, जब वह बिशंबरनाथ से शादी करने से मना कर देती है। ए ग्रेडी एंड इनसेंसिटिव मैन, मतलब एक लालची और बेवकूफ़ व्यक्ति। शोकेसिंग हर करेज एंड इंडिपेंडेंस, उसके साहस और मतलब उसके साहस और स्वतंत्रता को इस बात से प्रकट होता है। बी नंबर क्या कह रहा है बच्चों? बी नंबर कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ मैडम फॉरेस्टियर इन द स्टोरी द नेकलेस। द नेकलेस कहानी में मैडम फॉरेस्टियर का क्या भूमिका है, उनकी क्या भूमिका है बच्चों? तो मैडम फॉरेस्टियर इज ए वेल्थी फ्रेंड ऑफ मटिल्डा, यहाँ मटिल्डा लाइजल होना चाहिए, मैथिलेड लिख गया है, गलत हो गया है। एमएमई फॉरेस्टियर मटिल्डा लाइजल की एक धनी मित्र हैं, सहेली हैं। इन द स्टोरी द नेकलेस, इस द नेकलेस कहानी में वह उसकी एक सहेली हैं। सी लेंड्स मटिल्डा ए डायमंड नेकलेस फॉर ए पार्टी, वह एक पार्टी के लिए माटिल्डा को एक हीरो वाला हार उधार देती हैं। व्हिच माटिल्डा लॉसेस, जिसे माटिल्डा खो देती है। माटिल्डा रिप्लेसेस इट विद ए रियल डायमंड नेकलेस, माटिल्डा इसके बदले में एक सच्चे हीरे या वास्तविक हीरे का हार उसे प्रदान करती है। थिंकिंग द ओरिजिनल वाज वैल्यूएबल, ये सोचते हुए कि जो वास्तविक या सच्चे हीरे का हार था वो बहुमूल्य था। एंड स्पेंड्स 10 ईयर पेइंग फॉर इट, और इसे चुकाने के लिए क्या करती है मटिल्डा लाइजल, अपना 10 वर्ष बेकार कर देती है। लेटर, बाद में, मैडम फॉरेस्टियर रिवील्स द ओरिजिनल नेकलेस वाज फेक, श्रीमती लाइजल ये उसे बताती हैं कि जो वास्तविक वो उसका हार था वो नकली था। वर्थ ओनली 500 फ्रैंक्स, जिसकी कीमत केवल 500 फ्रैंक थी। शॉकिंग माटिल्डा, इस पर माटिल्डा अचंभित हो जाती है। इस पर क्या होती है? अचंभित हो जाती है। मैडम फॉरेस्टियर्स कैरेक्टर हाईलाइट्स द थीम्स ऑफ द अपीयरेंस, मैडम फॉरेस्टियर का जो पात्र है, चरित्र है, वो इसमें दिखावा का एक विषय वस्तु को प्रकट करता है वर्सेस रियलिटी, वास्तविकता की अपेक्षा। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माटिल्डाज एक्शन, और माटिल्डा के कार्यों का परिणाम प्रकट करता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट किया आज 7वां मॉडल पेपर इंग्लिश का, और आशा है कि आप लोग बोर्ड परीक्षा से पहले कई मॉडल पेपर कर चुके होंगे, और यकीन मानिए उसका आपको बेहतर लाभ भी मिलेगा। तो अगर आप लोग बच्चों अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे सभी क्लास आपको मिलती रहें। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दिया कीजिए, तथा कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई सुझाव की आवश्यकता है तो आप लोग उसे भी कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।